प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी जिज्ञासा विथ ओपी सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इसके पहले के वीडियो में मैंने स्वर की चर्चा किया था और स्वर के वर्गीकरण जितने भी होते हैं मैंने पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आज मैं चलूंगा वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजनों की चर्चा करेंगे। व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, पूरी चर्चा आज की क्लास में होगी। ये एक वीडियो में नहीं समाप्त होगा, 1, 2, 3 वीडियो बन सकते हैं। ध्यान से देखिए, हम चर्चा करेंगे व्यंजन की। तो बात होती कि व्यंजन किसे कहते हैं। पहले तो जान लीजिए कि मूल व्यंजन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कुल कितने होते हैं, 33। जबकि कुल व्यंजनों की बात करिए तो कितने होते हैं, 41 होते हैं। कौन कौन से वे व्यंजन हैं अभी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम यह जान लेते हैं कि व्यंजन कहते किसको हैं। ध्यान से सुनिएगा, वे वर्ण जिनका उच्चारण, सुनिएगा ध्यान से, वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे की सहायता के नहीं किया जा सकता, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, सहायता किसकी ली जाती है? स्वरों की। आपको पता होगा कोई भी ऐसा व्यंजन नहीं है जिसे बिना स्वर की सहायता के उच्चारित किया जा सके। जैसे आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं अगर यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर कि क, ख या ग का उच्चारण मुझे करना है, तो ध्यान से देखिए कैसे इसका अगर संधिविच्छेद करें तो क धन अ। जब भी हम क का उच्चारण करते हैं तो इसमें अ छिपा हुआ है। ख का कहेंगे तो ख धन अ, और ग का करेंगे तो ग धन अ। यानी अगर आप ये कहिए कि इसमें व्यंजन कौन है तो ये व्यंजन है। ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये व्यंजन है। ये सबके सब व्यंजन हैं और ये इधर जो जितने हैं ये सबके सब क्या हैं? ये स्वर हैं। अब देखिए, क्या इन व्यंजनों को बिना इन स्वरों की सहायता के हम उच्चारित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब इनका उच्चारण करने लगते हैं इन व्यंजनों का, तो वह अपने आप सम्मिलित हो जाता है और तब ये दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? क। ये अक्षर बन जाते हैं, हम आपको बता चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होगा। व्यंजनों का वर्गीकरण का कोई एक आधार नहीं है, बल्कि इसके कई आधार हैं। जिस प्रकार की आपको स्वरों का वर्गीकरण बताया था, उसी प्रकार व्यंजनों के कई वर्गीकरण हैं। आइए हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए, इसमें जो पहला दिया हुआ है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्यंजनों का भेद। यानी हम किस दृष्टि से करेंगे? अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्यंजनों का भेद, पहला वर्गीकरण। दूसरा है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का भेद। तीसरा है उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों का भेद। जैसे आप अल्पप्राण महाप्राण कहते हैं, वही है। ध्यान से देखिए, नाद, घोष या कंपन या गूंज के आधार पर व्यंजनों का भेद। घोष अघोष जो होता है दो, वो होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का भेद, यानी उच्चारण जब हम करते हैं तो किस स्थान से वे वर्ण निकलते हैं, उसके आधार पर व्यंजनों का भेद। यानी कुल 5 आधार हैं व्यंजनों के भेद। तो हम एक एक बारी बारी से एक एक करके सीखेंगे और यहाँ से ये प्रयास हमारा रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका जाने न पाए, चाहे जितना घुमा के पूछे, लेकिन आप उसका जवाब निश्चित रूप से दे दीजिए। शुरू, हाँ चलिए शुरू करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। ध्यान से देखिएगा, ये मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ ये अध्ययन की दृष्टि से व्यंजनों के भेद हैं। इसको हमने कई भागों में बांटा है। देखिए 6 भागों में। अब यहाँ जो पहला आधार है, ध्यान से देखिए, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया है, अभी हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, वर्गीय व्यंजन तो इसलिए कहा गया क्योंकि ये वर्गों में बंटा हुआ है। देखिए,
यानी क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, अंग। उसी प्रकार च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। फिर इसके बाद ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये वर्गों में हम बांटे हैं 5 वर्गीय। अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या बताइए, तो देखिए अगर हम वर्ग पूछें तो 5 हैं। ध्यान से सभी लोग देखिएगा, अगर इसमें वर्ग पूछा जाए तो 5 हैं। कितने वर्गों में बटा है ये प्रश्न हो तो 5, लेकिन कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 5 वर्ग हैं और सभी में 5 5 हैं, तो कुल कितनी संख्या हुई 25। यानी वर्गीय व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है 25, 25 है। या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कह दे तो भी हम वही कहेंगे कि कुल कितने हैं। चलिए हम चलते हैं, स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है ये बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में, स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण में, ध्यान से सुनिएगा, जीभ मुख के जो अवयव हैं, जो उच्चारण अवयव हैं, उनको क्या करता है स्पर्श करता है, पूर्णतः स्पर्श करता है। पूर्णतः स्पर्श करता है कौन कौन से अवयव, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इन पांचों को पूर्णतः स्पर्श करता है। कंठ को भी पूर्णतः स्पर्श करता है, मूर्धा को पूर्णतः स्पर्श करता है, दंत दांत को पूर्णतः स्पर्श करता है, और ओंठ को पूर्णतः स्पर्श करता है, तालु को पूर्णतः स्पर्श करता है, सभी को करता है। ध्यान से ये सुनिएगा कि जैसे जब कंठ को स्पर्श करता है तो क वर्ग निकलता है। च वर्ग के जो उच्चारण होते हैं वो तालु को स्पर्श करके निकलता है, ट यानी मूर्धा को स्पर्श करके, और त यानी दांत को स्पर्श करके, और प यानी ओंठ को स्पर्श करके। तो ध्यान से देखिए, हाँ कुछ लोग निश्चित रूप से सोचते होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कंठ किसे कहते हैं, तालु किसे कहते हैं, मूर्धा किसे कहते हैं, तो नहीं जानते होंगे। ओंठ और दांत तो लगभग सभी जानते हैं, मुझे भी पता है। कंठ भी सभी लोग जानते हैं, कंठ ये है। ध्यान से देखिएगा। अब सोचेंगे जीभ यहाँ कहाँ है, जीभ तो यहाँ है, जीभ यहाँ नहीं है, जीभ यहाँ से मूल रूप से यहाँ से निकला हुआ, यहाँ से यहाँ बड़ी लंबी सी जीभ होती है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जीभ है, तो कंठ को भी स्पर्श करता है। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये भी देखिए, तालु किसे, सबसे ज्यादा दिक्कत तालु और मूर्धा में है। तालु कुछ लोग नहीं समझ पाते, बहुत लोग तालु समझते हैं, मूर्धा क्लियर नहीं हो पाता। तो ध्यान से सुनिएगा कि तालु किसे, जब पूरी बात समझ जाएंगे तो याद रखने में बड़ी आसानी होती है। ध्यान से देखिए, तालु यानी जो हमारा दांत है, दांत के ऊपर ठीक ऊपर तो मूर्धा होता है, जो मसूड़े हम बोलते हैं, मसूड़ा जो खुदूरा भाग है, ऊपर वाला जो दांत है उसके ऊपर वाले दांत को देखिए, ऊपर वाले दांत के ऊपर जो है बाद में जो मसूड़ा है, या नीचे वाले में भी मसूड़ा है, तो उसको मूर्धा बोलेंगे, मूर्धा। और ऊपर वाले दांत के ऊपर मसूड़ा, मसूड़े खुदूरा भाग मसूड़ा होता है, मसूड़े के ठीक ऊपर वाला जो चिकना भाग है, वो चिकना भाग क्या है, वही तालु है आपका। तो ध्यान से देखिए, पांचों बात आप समझ गए। हमने क्या कहा कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ को पूर्णतः जीभ हमारा स्पर्श करता है इन वर्णों के उच्चारण में, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि देखिए अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। अब आप इस बात को समझिए कि इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो अंतस्थ व्यंजन जो हैं, अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में जीभ हमारा मुख के किसी भी अवयव को पूर्णतः स्पर्श नहीं करता, जबकि स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में पूर्णतः स्पर्श करता है, लेकिन अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी अवयव को पूर्णतः स्पर्श नहीं करता। दूसरा शर्त यह है कि ये जो वर्ण है य, र, ल, व, इनका उच्चारण जब होता है
तो प्राणवायु या प्राणवायु कहते हैं जो अंदर से वायु निकलती है उच्चारण के समय, तो प्राणवायु बिना किसी विघ्न बाधा के बाहर निकल जाती है, सीधे सीधे बिना किसी विघ्न बाधा के निकल जाती है। इसीलिए इन्हें हम, ध्यान से सुनिएगा, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दो आधार मैंने बताया, क्यों? पहला तो यह है कि पहला तो यह है कि पूर्णतः जीव हमारा पूर्णतः स्पर्श नहीं करता किसी भी अवयव के, मुख के किसी भी अवयव को। दूसरा क्या है कि प्राणवायु बिना किसी विघ्न बाधा के बाहर निकल जाती है। अच्छा, बिना किसी विघ्न बाधा के बाहर निकल जाती है, इसी आधार पर इन्हें डॉक्टर वासुदेवानंदन ने, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है, डॉक्टर वासुदेव नंदन ने इन्हें क्या कहा है? इन्हें यरलव को अर्धस्वर कहा है। क्या कहा है? अर्धस्वर। यरलव, चारों को इन्होंने क्या बोला है? अर्धस्वर। लेकिन अब जो माना जा रहा है आयोग में या अन्य विद्वान मानते हैं, वे केवल य व को ही अर्धस्वर मानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भी यदि आपके एग्जाम में अर्धस्वर पूछे तो य व को बताइएगा। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन बदल जाए, पूछ दे ले कि डॉक्टर वासुदेवानंदन ने किसे अर्धस्वर माना है, तब हमारा आंसर ये चारों होगा, य र लव। ध्यान से देखिए, य र लव। अच्छा, क्यों? चलिए समझाते हैं, थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। स्वर अर्धस्वर कहा है ना, तो क्यों आधा स्वर कहा है? स्वर, ध्यान से देखिए, स्वर के दो शर्त हैं स्वर होने का। एक तो ये है, ध्यान से देखिए, स्वर होने का दो शर्त है। अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर में दो शर्त हैं, किस आधार पे हम कहेंगे? पहला शर्त तो ये है कि स्वर जो है, स्वर वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित किया जाता है। स्वर वर्ण को उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। लेकिन वहीं पे दूसरा शर्त ये भी है कि स्वर वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु अंदर से सीधे बाहर बिना किसी विघ्न बाधा के बाहर निकल जाती है। जो दूसरा वाला शर्त है स्वर का, ठीक वही लागू होता है अंतस्थ व्यंजन में। मैंने इसमें भी दूसरा जो शर्त है वह यही बताया है कि प्राणवायु अंदर से बाहर बिना किसी विघ्न बाधा के सीधे निकल जाती है। यानी स्वर का एक शर्त यह पूरा कर रहा है। इसीलिए डॉक्टर वासुदेवानंदन ने इसे अर्ध स्वर कहा है, यरलव। लेकिन अन्य विद्वान या जो विभिन्न आयोग हैं, इसमें जो प्रश्न पूछा गया उसमें केवल और केवल य व को ही अर्ध स्वर माना गया है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, ये ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या पूछे अगर तो कितना कहेंगे? 4। ये 4 हैं, स स स ह। ध्यान से देखिए, 4 हैं। और लेकिन उन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहा गया? इन्हें और किसी अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, उसकी चर्चा, उसका वर्गीकरण भी आगे है, लेकिन यहाँ पे मैं चर्चा कर दूंगा। ध्यान से देखिए, ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि स ख स ये जो 4 उच्चारण हैं, इनका जब उच्चारण किया जाता है तो जीभ, ध्यान से सुनिएगा, जीभ मुख के किसी भी अवयव को पूर्णतः स्पर्श तो नहीं करता, लेकिन उसके अवयव के पास चला जाता। अवयव यानी वही कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, इन चारों के पास चला जाता है। ओंठ का यहाँ काम नहीं है, ध्यान से देखिएगा। 4 हैं, कंठ, तालु, मूर्धा और दांत, ये 4 हैं वर्ण। तो चारों के पास, ध्यान से देखिए, पास तो चला जाता है। जैसे मान लीजिए ये, अब ये तालु है, तालु के पास तो गया जीभ, लेकिन एकदम पास तक गया, लेकिन पूर्णतः स्पर्श नहीं किया। या कंठ है, कंठ के पास गया, दांत के पास गया, या आपको मूर्धा के पास गया। यानी ध्यान से देखिए, एक बार कंठ के पास जाएगा, मूर्धा के पास, कंठ के पास जाएगा, चलिए क्रम से बताते हैं, तालु के पास जाएगा, मूर्धा के पास जाएगा, दंत के पास जाएगा। क्या जाएगा? जीभ। लेकिन किसी भी स्थिति में मान लीजिए गया यहाँ पे,
लेकिन पूर्णतः स्पर्श नहीं किया। तो जो प्राणवायु है जब इस अंदर से बाहर निकलेगी, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, तो इसी के अंदर से निकलेगी, यानी जीभ और मुख का जो भी अवयव हो, चाहे कंठ हो, तालु हो, मूर्धा हो, दांत हो, इन दोनों के बीच से वायु बड़ी तेजी से निकलेगी। जो जब तेजी से निकलेगी तो संघर्ष करते हुए निकलेगी, रगड़ करते हुए निकलेगी, तो संघर्ष करते हुए प्राणवायु निकलेगी। इसीलिए इसका एक नाम संघर्षी व्यंजन भी है। क्या है? संघर्षी व्यंजन। इसकी चर्चा आगे भी हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। संघर्षी, उस व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अच्छा, संघर्ष करके आगे निकल रही है प्राणवायु, तो संघर्षी व्यंजन हुआ। और जब संघर्ष करके निकलेगी तो उसमें वायु जो है, जो प्राणवायु है अंदर से निकल रही है, वह गर्म हो जाएगी, और जब गर्म होकर के बाहर निकलेगी तो इसीलिए हम उसे ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। उसमें एक प्रकार की ऊष्मा निकलती है, इसलिए हम इसे ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। मेरा विश्वास है कि इतने से आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं और अब हम संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। ध्यान से देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या हो क्या होगी, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ व्यंजन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वर्ण नहीं, संयुक्त व्यंजन कह रहा हूँ, क्योंकि संयुक्त स्वर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किसे कहते हैं। संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं, जिनकी चर्चा हमने किया है। स्वर वाले पार्ट में आप जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ मैं संयुक्त व्यंजन की बात कर रहा हूँ, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल 4 ऐसे व्यंजन हैं जो 2 अलग अलग मूल व्यंजनों के योग से मिलकर के बने हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। हमने एक शब्द प्रयोग किया है, मूल व्यंजन। तो मूल व्यंजन, अच्छा हमने आपको बताया भी था कि मूल व्यंजन कुल कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो देखिए, यही मूल व्यंजन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई कभी पूछ ले कि मूल व्यंजन कौन कौन है 33, तो ये मूल व्यंजन का पार्ट है, यही इन्हीं को हम मूल व्यंजन कहते हैं। मूल व्यंजन यानी मूल व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन का जो 5 यानी 25 हैं, 5 वर्गों में बटा हुआ, ये पूरे के पूरे मूल व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन भी हमारा मूल व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन भी हमारा मूल व्यंजन है। तो 25 ये हुआ और 4 और 4 8 ये हुआ, यानी 25 और 8 कितना हुआ? 33 हो गया। इसीलिए मूल व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। यही मूल व्यंजन है, ध्यान से देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा जो हमने लिखा हुआ है, यानी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। हम चर्चा करेंगे कौन कौन से वो 2 मूल व्यंजन है जिनसे मिलकर ये संयुक्त व्यंजन बना हुआ है। यही प्रश्न पूछ लेता है। ध्यान से देखिएगा, हम चर्चा करेंगे 6 का, हम करेंगे चर्चा, ध्यान से देखिएगा, त्र का, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे ज्ञ का, और फिर देखा जाएगा श्र का। चारों से क्वेश्चन खूब पूछा गया है, आप देख भी लीजिएगा। जितने पार्ट को बता रहा हूँ, हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है और कोई भी प्रश्न आपका जाने नहीं पाएगा। बस आप कायदे से, बस पूरी तरह से पढ़ लीजिए। ध्यान से देखिए, क, धन, यहाँ पे देखिए श। छ किससे किससे मिलके बना है? यानी क जो ये मूल व्यंजन है और स से मिलकर के बना है छ। फिर देखिए त्र, त धन र। फिर ये देखिए ध्यान से ज्ञ, यानी ज धन य। ध्यान से देखिए य। फिर स्र देखिए, हम इसको चाहे ऐसे लिख दें और चाहे आधा स लिखें और प्लस इसी में र का योग करें, तो ये हो जाता है छ त्र ज्ञ श्र। ध्यान से देखिएगा, छ
क धन स, त्र त धन र, ज्ञ ज धन य, श्र स धन र। अच्छा एक चीज देखिए, जब हम इसका संधि विच्छेद किया, हमने किया, तो हम जो शुरू वाले, इसको ध्यान से रखिएगा, कभी कभी आपको कंफ्यूज करा देता है कि बताइए छ का संधि विच्छेद क्या होगा, और यहीं पे छ वाले में कभी कभी ऐसे ही बता दे रहा हूं, इधर भी हलंत लगा देता, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छ को फिर हम कैसे बोल पाएंगे, यहाँ पे हलन नहीं है, इसमें अवर्ण छिपा हुआ है, तो इस स के साथ अवर्ण लगेगा, यानी स्वर लगेगा। यहाँ पे व्यंजन क श पूरा लिखिएगा, और क यहाँ पे, यहाँ हलंत, हलंत हमेशा पहले वाले पे लगाइएगा, तो आपका ये सही माना जाएगा। हमने क्या कहा, छ किससे मिलके बना है, त्र किससे मिलके बना है, ज्ञ किससे मिलकर बना है, और छ किससे मिलके बना। आगे हम चलते हैं आगे के वर्णों पर। देखिए देखिए द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ये क्या है, ये दो हैं। अब देखिए आप देख रहे होंगे ट वर्ग, ट वर्ग में दो वर्ण हैं, ड और ढ। इन्हीं ड और ढ पर बाद में, ये मूल व्यंजन में नहीं था, केवल ड और ढ था, बाद में क्या किया गया, इन्हीं मूल व्यंजनों पर के ऊपर एक बिंदी लगा दिया गया, ड के ऊपर भी एक बिंदी और ढ के ऊपर भी एक बिंदी लगा करके, और एक दो वर्ण, नए वर्ण बना लिए गए, दो नए वर्ण बना लिए गए। यानी ये जो ड और ढ था, इसने दूसरा गुण अपना लिया। क्या अपना लिया? दूसरा गुण अपना लिया, इसीलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। यानी ये दूसरा गुण है, पहला गुण तो ये है, ये दूसरा गुण है, तो इसलिए द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ध्यान से देखिए, जैसे एग्जाम्पल में आप कर दीजिए, लड़ाई लिखेंगे तो इसी अण का प्रयोग करना पड़ेगा, उसका नहीं। पढ़ाई लिखेंगे तो इसी का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अयोगवाह किसे कहते हैं। तो देखिए एक बात और आपको बताएं, अब अयोगवाह को देखेंगे, अनुस्वार और विसर्ग। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग तो छोटी कक्षाओं में जब आपने पढ़ा होगा तो इसको स्वर के अंतर्गत रख दिया जाता था, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह, तो सोचते हैं कि अंग अह जो ये है ये तो स्वर है। नहीं, स्वर नहीं है। क्यों नहीं है? स्वर का मैंने परिभाषा बताया था, यानी वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के किया जाए उन्हें ही हम स्वर कह सकते हैं। लेकिन अंग और अह को यदि हम बोलेंगे, उच्चारित करेंगे, तो निश्चित रूप से किसी भी वर्ण की सहायता लेना पड़ेगा, और जब किसी वर्ण का सहायता लेना पड़ेगा तो उस शर्त के अनुसार ये स्वर नहीं है तो व्यंजन में गिना जाएगा। जितने भी विद्वान हैं, डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी को छोड़कर या आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को छोड़कर बाकी जितने भी विद्वान हैं, सब के सब इस आधार पे इसे व्यंजन मान लेते हैं कि ये इसके उच्चारण में अनुस्वार हो या विसर्ग, इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इसे हम स्वर नहीं कहेंगे बल्कि व्यंजन कहेंगे। ये व्यंजन में रख दिया गया। लेकिन डॉक्टर आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, इनकी बात समझिएगा, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, चलिए हम इसे मिटा करके बताते हैं। इन्होंने कहा, दो शर्त इन्होंने रखा, ध्यान से देखिए, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इनका नामकरण अयोगवाह किया है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, इन्हें क्या कहे हैं? इनको बोले हैं अयोगवाह। इनको अयोगवाह की संज्ञा देते हैं। पहले तो अयोगवाह का अर्थ समझ लीजिए कि अयोगवाह क्या है। अ धन योग धन वाह, ये किससे मिलकर के बना है पूछें अगर, तो अ धन योग धन वाह, इसका अर्थ समझिए। और जहां भी है वो नकारात्मक है यानी नहीं, और यानी नहीं, योग यानी योग करके, मिल करके, और वाह यानी वहन करना। यानी ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि इनका योग नहीं है, अनुस्वार और विसर्ग का योग व्यंजन के साथ नहीं है,
फिर भी ये साथ साथ हैं, वहन कर रहे हैं। वहन करना यानी साथ साथ होना, फिर भी साथ साथ हैं। अनुस्वार और विसर्ग का योग व्यंजन के साथ नहीं है, फिर भी साथ साथ हैं, व्यंजन के साथ रहेंगे, उन्होंने ये माना। अच्छा, क्यों नहीं साथ साथ है? यानी दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इन्होंने आचार्य किशोरीदास वाजपेयी न तो इसे अनुस्वार और विसर्ग को, इन दो को ध्यान से देखिए, न तो स्वर मानते हैं और न ही व्यंजन मानते हैं, न ही व्यंजन मानते हैं। किसे? अनुस्वार और विसर्ग को। अनुस्वार और विसर्ग को न तो क्या मानते हैं, न तो स्वर मानते हैं, न तो व्यंजन। अच्छा, क्यों नहीं मानते हैं? कौन सा आधार है? स्वर इसलिए नहीं मानते, ये तो कोई नहीं मानता, कोई भी विद्वान, वही इनका भी आधार है, क्योंकि स्वर की परिभाषा यह है कि किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी उच्चारण में, वो इसके साथ है नहीं, इसलिए स्वर है नहीं। लेकिन ये व्यंजन क्यों नहीं मानते? क्यों? क्योंकि जितने भी व्यंजन है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जितने भी व्यंजन हैं उनका उच्चारण जब किया जाता है तो व्यंजन पहले आता है और स्वर बाद में, यानी स्वरों के पूर्व व्यंजन आते हैं, न कि पश्चात। स्वरों के पूर्व व्यंजन आता है उच्चारण में, जबकि जब अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण किया जाता है तो स्वरों के पूर्व व्यंजन नहीं आता बल्कि पश्चात आता है, पहले स्वर आ जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि ये शर्त ये पूरा नहीं करता, यह तो अनुस्वार और व्यंजन यह स्वरों के पूर्व नहीं बल्कि पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन भी नहीं है। तो प्रश्न उठा कि फिर क्या हम इसे नाम दें, कौन सी संज्ञा नाम दें, कौन सी संज्ञा कहें? तो उन्होंने कहा कि इसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह की संज्ञा दिया उन्होंने। अयोगवाह यानी अ यानी नहीं, योग यानी योग, और वाह यानी वहन करना, यानी योग न होने पर भी जो साथ साथ रहे उसी को अयोगवाह कहते हैं। योग न होने पर भी जो साथ साथ रहे उसी को अयोगवाह कहते हैं। इसलिए अनुस्वार और विसर्ग को ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया? अयोगवाह कहा गया। और कभी कभी प्रश्न पूछ ले कि अयोगवाह की संज्ञा किसने दिया, तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी एकमात्र विद्वान हैं जिन्होंने इसे अयोगवाह की संज्ञा दी है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, आज अध्ययन की दृष्टि से व्यंजनों का जो ये भेद है उसको मैं पूरी तरह से समझा दिया हूँ। कल दूसरा वर्गीकरण चलेगा और इस पे जो बात होगी हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए ये ध्यान रखिएगा मित्रों, आपसे एक बात करेंगे कि जिस तरह से हम रेगुलर क्लास आपकी ले रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि यह रेगुलरिटी बनी रहे, जबकि जानते हैं कि मानव जीवन में कितने कार्य होते हैं, फिर भी टाइम निकालकर, समय निकालकर कहीं पे भी हो, किसी तरह से हो, लेकिन वीडियो बना के आपको देना यह मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो यह तब ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप भी हमारा साथ उसी तरह देते रहेंगे, यानी हम देखते रहें कि आप देख रहे हैं, आप लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हैं वीडियो को। और वीडियो को देखिए, जब आप पूरा देखते हैं तभी आपको लाभ भी मिलेगा। स्किप करके जितने लोग देखते हैं कुछ नहीं मिलने वाला। ध्यान से देखिए, शॉर्ट में आप कोई भी जानकारी लेंगे मेरे हिसाब से तो वह आपको नुकसान के अलावा फायदा कभी नहीं देगा। इसलिए जितनी बात जानिए, विस्तृत जानिए। आज का कंपटीशन वो नहीं रहा कि दो बातें हमने आपको बता दिया, आपने रट लिया और वही पूछ लेगा। आपको उससे वह विस्तृत जानकारी जानकर पता करना चाहता है कि वास्तव में आपको जानकारी पूरी तरह से है या नहीं है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि जितना वीडियो मैं हिंदी का बना रहा हूं इसको बारी बारी से आप 2, 3, 4 बार देखिए, और देखने के बाद यदि आपको कंठस्थ हो गया, हमने बताया है किस तरह से, उसी तरह से यदि आप पढ़ेंगे तो याद होने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा। वहाँ तो विकल्प आते हैं, आप और जल्दी आंसर दे देंगे और लगभग सारे प्रश्नों का आंसर दे देंगे, चाहे जितना घुमा करके पूछे। तो दोस्तों, हमारे लिए आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और केवल नहीं आप तो करेंगे ही, आप हमारे विद्यार्थी हैं या आप हमारे मित्र हैं,
या आप हमके जानने वाले होंगे और इन दोनों में से नहीं है, कोई अन्य है, तो अगर यदि अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन यदि आप सब्सक्राइब करिए तो आप दूसरों को भी करवाइए, यानी आप जितने भी सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म हैं उनको यदि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और जिनको देखूंगा कि मैं हाँ शेयर कर रहे हैं मुझे बड़ी ही खुशी होगी उनसे। धन्यवाद।